ओके स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने पैरामेट्रिक टेस्ट डिस्कस किए थे। ठीक है, पैरामेट्रिक टेस्ट की कंडीशंस थी कि डेटा हमारा इंटरवल और इंटरवल रेशियो या रेशियो स्केल में होना चाहिए, और साथ में पेरेंट पॉपुलेशन हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इस पे बेस्ड चार टेस्ट स्टैटिस्टिक पे बेस्ड हमने टेस्ट डिस्कस किए थे: जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और एफ टेस्ट। तो आज हम कुछ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं और कब इन्हें यूज किया जाएगा। ठीक है, तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं होगा। पैरामीटर मीन जैसे पैरामेट्रिक टेस्ट में हम मीन की टेस्टिंग कर रहे थे या वेरिएंस के लिए टेस्टिंग कर रहे थे, है ना, या कोरिलेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट या मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक, तो वहाँ पर पैरामीटर्स की टेस्टिंग हो रही थी। ठीक, और एक पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर हमें नोन था कि हमारी जो जिस पॉपुलेशन से हमने सैंपल कंसिडर किया है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। ठीक है, तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हम कब यूज करेंगे, तो इसकी कंडीशंस को अगर मैं यहाँ पे नोट करूँ तो सबसे पहली कंडीशन तो यही होगी कि द गिवन डेटा आर इन नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल। ठीक है, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल क्या होता है ये हमने शायद फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया होगा। नॉमिनल स्केल में क्या होगा, लेबल्स होंगे हमारे पास, डेटा की कैटेगरीज होंगी। डेटा को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में क्या किया होगा, कैटेगराइज किया होगा। हमारे पास लेबल्स हैं, जैसे हम डेटा है हमारे पास ऑब्जर्वेशंस का, तो हम एक लेबल आइडेंटिफाई कर देंगे जेंडर। तो जेंडर के बेसिस पे वो ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे, दो लेवल्स में क्लासिफाइड हो जाएंगे, वन इज मेल एंड अनदर वन इज फीमेल। तो इस तरह का डेटा जहां पर सिर्फ क्या है, लेबल्स हैं, लेबल्स के बेसिस पे हमने डेटा अरेंज किया हुआ है, वो हमारा नॉमिनल स्केल डेटा होगा। अब साथ में क्या हुआ, लेबल्स के साथ कंपैरिजन भी हो गया कि हमने लेबल्स तो किए ही, लेबलिंग तो की ही, साथ में लेबल्स में क्या है, कंपैरिजन भी है। जैसे आप देखते हो लिकर्ट स्केल में हम बात करें तो ये जैसे स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, एग्री और स्ट्रांगली एग्री, इस तरह के लेवल्स हम बना लेते हैं। या एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात कर लें तो एकेडमिक परफॉर्मेंस में लो परफॉर्मेंस, एवरेज परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लो, एवरेज और हाई तीन कैटेगरीज हैं, तीन लेवल्स हैं। ठीक, और इन लेवल्स में क्या है, कंपैरिजन भी है। ठीक है, कंपैरिजन डिफाइंड है। तो इस तरह का डेटा ऑर्डिनल स्केल डेटा होगा। तो जहां पर डेटा क्या है, नॉमिनल स्केल्ड है या ऑर्डिनल स्केल्ड है, तो उस केस में अगर हमें कुछ टेस्टिंग्स करनी है, कुछ इन्फेरेंसेस के बेसिस पे पॉपुलेशन के बारे में कुछ जनरलाइजेशन करना है, तो वहां पर हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करेंगे। तो सेकंड कंडीशन भाई ओबीएस है, नाम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। ठीक है, इसको हम क्या कह लेते हैं, कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी कह लेते हैं। तो यहाँ पर जो पेरेंट पॉपुलेशन है यानी पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है जिससे हमने सैंपल कंसिडर किया है, उस पेरेंट पॉपुलेशन की कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो या हम इसको ये कह सकते हैं भाई, नो पैरामीटर इन्वॉल्व। कोई भी पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं है, ना ही हम यहाँ पे मीन की बात करेंगे, ना ही वेरिएंस की बात करेंगे, है ना, या कोई भी पॉपुलेशन हम कंसिडर कर रहे हैं तो उसके सिंबल्स के कोई टेस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से थर्ड कंडीशन हो गई। अब थर्ड कंडीशन में हम पेरेंट पॉपुलेशन की भी बात कर लेते हैं। तो एक वीक अजम्पशन है यहाँ पर, पेरेंट पॉपुलेशन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, जो पेरेंट पॉपुलेशन है, ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें हैं देखिए, एक तो पेरेंट पॉपुलेशन है, साथ में उसका स्ट्रक्चर है। जब हम पैरामेट्रिक टेस्ट को डिस्कस कर रहे थे तो पैरामेट्रिक टेस्ट में हमारे पास इस पेरेंट पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर नोन था। ये प्रोवा स्ट्रक्चर नोन था मींस उसका पीडीएफ हमारे पास ऑलरेडी, हमें पता था कि उसका पीडीएफ किस तरह का होगा। जैसे अगर हम नॉर्मल में टेस्टिंग कर रहे थे तो नॉर्मल टेस्टिंग में हमारे पास स्ट्रक्चर इस तरह का था भाई, 1/√π e⁻⁻½ जेड स्क्वायर, जब हम जेड स्टैटिस्टिक यूज कर रहे थे। इसी तरह से अगर हम काई स्क्वायर यूज कर रहे थे तो उसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास था, है ना, और जिस सैंपल जो सैंपल हमने जिस पॉपुलेशन से कंसिडर किया था वो पॉपुलेशन हमारे पास थी नॉर्मल विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। क्लियर, तो ये पेरेंट पॉपुलेशन वहाँ पर डिफाइंड है, तो इसका मतलब वहाँ पर पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर हमें नोन है। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के केस में क्या होगा, पेरेंट पॉपुलेशन कंटिन्यूअस होगी बट उसका स्ट्रक्चर हमारे पास नोन
नहीं होगा। तो पेरेंट पॉपुलेशन कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा, प्रोबेबिलिटी फंक्शन तो नोन नहीं होगा, बट ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्लियर। तो ये तीन अजम्पशन है यहाँ पर, बेसिक अजम्पशंस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो इस तरह की कंडीशन पे बेस्ड जो भी टेस्ट आप कंडक्ट करोगे वो टेस्ट हमारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होंगे। तो कुछ टेस्ट हमारे नॉमिनल स्केल डेटा पे होंगे और कुछ टेस्ट ऑर्डिनल स्केल डेटा पे होंगे। और ये भी आप ध्यान रखोगे कि जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो या तो स्ट्रिक्टली नॉमिनल स्केल पे होंगे या फिर स्ट्रिक्टली ऑर्डिनल स्केल पे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि टेस्ट कुछ जो टेस्ट ऑर्डिनल स्केल पे हैं उसे आप नॉमिनल स्केल पे भी अप्लाई कर लो, ऐसा नहीं हो सकता है। क्लियर। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्लियर हो गए। अब क्या क्या। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए ना थोड़ा सा जो भी आपने तो लास्ट में बोला। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को, अब आप कुछ कह रहे हैं। हाँ सर, आप अभी अब जो लास्ट में बोले कि अगर हम लोग मतलब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को नॉमिनल और ऑर्डिनल, मतलब हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि। आप क्या कह रहे हैं। सर अभी आपने जो लास्ट में जो चीज बताई थी, पर उसको पॉइंट को फिर से रिपीट कर दीजिए ना। एक मिनट बेटा, वॉल्यूम मेरी कुछ गड़बड़ हो रही है वॉइस में। हेलो सर, मेरी आवाज आप क्लियर। हाँ बोलिए। हाँ अब आप कुछ कह रहे हैं आभा। आभा आप कुछ पूछ रहे थे। देखिए आपकी वॉइस आ रही है मुझे, लेकिन मुझे सुनाई नहीं पड़ रही है क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है मेरे सिस्टम पे। सर मैं ये कह रही हूँ कि हाँ अभी आपने जो लास्ट में एक पॉइंट बोला उसको एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। और थोड़ा सा नॉमिनल और ऑर्डिनल में एक बार और थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर कर दीजिए। ओके। देखो जो मेजरमेंट स्केल्स होते हैं, ठीक है, हम्म। मेजरमेंट स्केल में फर्स्ट वन इज नॉमिनल स्केल। तो नॉमिनल स्केल जनरली यूज टू कैटेगराइज द गिवन डेटा, जनरली यूज्ड to categorize the data. Okay, so for categorization we use labels. ओके जैसे आप देखते हो भाई, जैसे अगर आप कॉलेज में इंटर करते हो, ठीक है, आपने कॉलेज में पढ़ाई की है, कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं आप, तो कॉलेज में आप देखते हैं तो जैसे रूम है हमारे पास, फर्स्ट रूम है, सेकंड रूम है, थर्ड रूम है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भाई यहाँ हमारे क्या है, डेटा है, रूम में हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, इन स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ आइडेंटिफायर्स अप्लाई कर देते हैं। जैसे हमने कह दिया भाई दिस इज द क्लास ऑफ BSc AZ, this is the class of BSc साइंस, दिस इज द क्लास ऑफ BSc आर्ट्स। ठीक है, ये क्लास के बाहर हमने इस तरह से लेबल्स अप्लाई किए हैं। तो ये लेबल्स जनरली बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये लेबल्स बेसिकली हमारे डेटा को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कर रहे हैं। तो जहां पर इस तरह का डेटा होगा भाई, जो डेटा क्या है, लेबल्स पे बेस्ड है, सिर्फ लेबल्स होंगे हमारे पास, आइडेंटिफायर्स होंगे, तो वो डेटा हमारा क्या होगा, नॉमिनल स्केल डेटा होगा। इसी तरह से भाई हमारे पास कोई पॉपुलेशन है, स्टूडेंट की पॉपुलेशन है, तो हमने एक लेबल अप्लाई कर दिया, तो उसके दो आइडेंटिफायर हैं। सपोज जेंडर की बात हम कर रहे हैं, तो इस केस में हमारे पास दो आइडेंटिफायर होंगे, मेल एंड फीमेल। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या होंगे, मेल कैटेगरी में चले जाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स फीमेल कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का डेटा जो कैटेगराइज डेटा है, ये कैटेगराइज डेटा बेसिकली क्या है, हमारा नॉमिनल स्केल डेटा है। क्लियर। सर। यस इतना, सर। हाँ इतना क्लियर है। अब यस देखो, सर। अब देखो नॉमिनल स्केल में क्या हो रहा है, सिर्फ डेटा आइडेंटिफाई किया जा रहा है, सिर्फ डेटा को हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक, कि हम कह रहे हैं भाई ये ऑब्जर्वेशन हमने जैसे कोई सैंपल सेलेक्ट किया, तो हमने देखा भाई उसके एट्रीब्यूट क्या करते हैं, मेल से मैच करते हैं, तो हमने कहा भाई वो क्या है, मेल कैटेगरी का है। इसी तरह से अगर उसके एट्रीब्यूट्स फीमेल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो हमने कह दिया भाई वो फीमेल कैटेगरी को बिलोंग करता है। इसी तरह से आप यहाँ इन तीन रूम के बाहर खड़े हो, कोई स्टूडेंट अगर इस क्लास से निकल के आता है, तो आपने देखा भाई इसका लेवल क्या है, BSc AG है, तो आपने कह दिया भाई ये स्टूडेंट क्या है, BSc एग्रीकल्चर साइंस को बिलोंग करता है। इसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से बाहर आ रहा है, तो आपने कह दिया भाई ये स्टूडेंट क्या है, BSc BA आर्ट, बैचलर ऑफ आर्ट की क्लास को
बिलोंग करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ आप डेटा को आइडेंटिफाई कर रहे हो, कैटेगराइज कर रहे हो। तो ये स्केल, इस तरह का स्केल जहाँ पर यूज होगा, या इस तरह के डेटा को जहाँ पर आप कैटेगराइज करोगे, तो ये डेटा हमारा नॉमिनल स्केल डेटा होगा। क्लियर? अब इतना क्लियर हो गया। अब आप देख रहे हैं भाई यहाँ पर आइडेंटिफायर जो है, स्केल सॉरी जो लेबल्स हम यूज कर रहे हैं, इन लेबल्स के बीच में कोई भी कंपेरिजन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या कर लें, इन एट्रीब्यूट्स के बीच में कंपेरिजन कर लें, ठीक है, कंपैरिजन हो गया। अब कंपैरिजन के लिए एक दूसरा एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं। जैसे सपोज एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात हो रही है, ठीक है, स्टूडेंट्स के एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात हुई, तो आपने क्या किया, एकेडमिक परफॉर्मेंस को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक कैटेगरी हो गई लो, एक कैटेगरी हो गई एवरेज, और एक कैटेगरी हो गई हाई। ठीक, तो अब आप देख रहे हैं भाई यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या होगी, तीन कैटेगरी में डिवाइड होगी। यानी स्टूडेंट को हम क्या कर सकते हैं, तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, तो इतना तो क्लियर हो गया भाई, ये डेटा हमारा क्या है, नॉमिनल स्केल्ड है। अब साथ में इन लेवल्स के बीच में क्या है, कंपेरिजन है। जैसा जैसा कैटेगरी चेंज हो रही है, वैसा वैसा एकेडमिक परफॉर्मेंस भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। होगा ना? आप जैसे कहोगे भाई हाई कैटेगरी में है, तो इसका मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है उसकी, हाई है, एज कंपेयर टू द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू लो कैटेगरी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई लेवल्स तो हैं, ठीक है, लेकिन लेवल्स में क्या है, बीच में उनके कंपेरिजन भी है। तो जहां पर लेवल्स के बीच में कंपेरिजन होगा, ये इस तरह का डेटा हमारा सिंपली क्या होगा, ऑर्डिनल स्केल डेटा होगा। क्लियर? तो ऑर्डिनल स्केल डेटा का बेस्ट एग्जांपल हमने क्या किया भाई, रैंकिंग कर दी। हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, हाइट, स्टूडेंट्स की हाइट है, तो स्टूडेंट को हमने क्या कर दिया, हाइट के अकॉर्डिंग उनकी रैंकिंग कर दी। हमने कहा भाई ये फर्स्ट स्टूडेंट ऐसा है जिसकी हाइट क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसकी हाइट फर्स्ट स्टूडेंट से कम होगी। तो इस तरह से आपने रैंकिंग कर दी। ठीक है, तो ये रैंक डेटा, ये हमारा क्या होगा, ऑर्डिनल डेटा होगा। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हो रही है, एक तो हम डेटा पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रैंक, ठीक है, यानी लेवल्स के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और दूसरा, उन लेवल्स के बीच में क्या है, कंपैरिजन भी है, तो ये डेटा हमारा ऑर्डिनल डेटा हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई, जो कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन का हमें कोई ये पता नहीं है, हम कह सकते हैं भाई यहाँ पर हमें क्लियर नहीं है कि किस रेंज से किस रेंज तक कैटेगरी बिलोंग करती है, मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो यस इसी, सर। हाँ, तो इसी केस में अगर मैं ये कह दूं कि भाई आउट ऑफ 100 परसेंटेज की बात हो रही है, तो ऐसे स्टूडेंट जिनका परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है, लेस देन 45 है, तो वो लो कैटेगरी में होंगे। ऐसे स्टूडेंट जिनका 45 से 70% मार्क्स होगा, वो एवरेज कैटेगरी में होंगे। और जिनका अबव 70% मार्क्स होगा, वो क्या होंगे, हाई कैटेगरी में होंगे। तो इस केस में अब तीन चीजें हो गई। पहला, एक तो हम क्या कर रहे हैं, लो कैटेगरी, एवरेज कैटेगरी, हाई कैटेगरी से स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। क्लियर? दूसरा, हमें ये भी पता चल रहा है भाई, जो हाई में है उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या होगी, हायर होगी, जो लो में है उसकी कम होगी, है ना, कंपेरिजन कर रहे हैं हम। और तीसरा, आप देखो, अभी तक कंपेरिजन था, लेकिन हमें कंपेरिजन का कोई स्पेसिफिक इंटरवल नहीं पता था, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, इंटरवल भी डिफाइन कर दिया न्यूमेरिकली। हमने कहा भाई 45% से कम जिसके मार्क्स होंगे वो लो कैटेगरी में बिलोंग करेगा, 45% से 70% तक जिसका होगा वो एवरेज में बिलोंग करेगा, और जिसका 70% से ऊपर होगा वो हाई कैटेगरी में बिलोंग करेगा। तो अब ये स्केल हमारा इंटरवल स्केल हो गया है। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएंगी, न्यूमेरिकल वैल्यूज मिल जाएंगी कि भाई एक स्टूडेंट की परसेंटेज वो बताएगा भाई मैं एवरेज कैटेगरी में हूँ, तो आप उससे पूछ सकते हैं भाई आपकी परसेंटेज कितनी है। एक आइडिया, रफ आइडिया तो आपको आ गया। उसने कहा भाई आप वो एवरेज कैटेगरी में है, तो एक आइडिया ये आ गया कि उसकी परसेंटेज क्या है, 45 से 70% के बीच में, यानी एक डेफिनेट इंटरवल आपको मिल गया एकेडमिक परफॉर्मेंस का। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेट इंटरवल जब होगा, कंपेरिजन है, और कंपेरिजन में क्या है, एक डेफिनेट इंटरवल भी है, तो वो डेटा हमारा क्या होगा, इंटरवल स्केल डेटा होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीजें अब। यस सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, तो इसी में हम बात करते हैं भाई, जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के केस में जो डेटा होगा, वो क्या होगा, एटलीस्ट ऑर्डिनल स्केल्ड होगा। ठीक है, कम से कम क्या होना चाहिए, ऑर्डिनल स्केल डेटा होना चाहिए। या नॉमिनल हो सकता है, ऑर्डिनल हो सकता है। तो कुछ टेस्ट हम देखेंगे नॉमिनल स्केल पे होंगे, जैसे टेस्ट ऑफ रैंडमनेस की बात कर रहे हैं, रन टेस्ट की बात कर रहे हैं ना, वहां पे हम सिंपली क्या करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं, डेटा आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, इसी तरह से ऑर्डिनरी साइन टेस्ट है, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, सिर्फ डेटा पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। वो कैसे करेंगे अभी आगे डिस्कस कर लेंगे, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये बात थोड़ा समझ में आ रही होगी आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी इस चीज को पढ़ चुके हो। क्लियर? तो कुछ टेस्ट हमारे नॉमिनल स्केल पे अप्लाई होंगे,
कुछ टेस्ट ऑर्डिनल स्केल पे अप्लाई होंगे। ठीक है, ऑर्डिनल स्केल में ये होगा भाई, लेवल्स भी होंगे और साथ में उनकी रैंकिंग भी होगी। क्लियर? तो ये तो था नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का बेसिक। ठीक है, तो कभी कभी ये इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, द कंडीशंस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर। ये तीनों कंडीशन हमारी क्या है इस केस में, ट्रू हैं। फर्स्ट वन इज डेटा शुड बी नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल और एटलीस्ट इन ऑर्डिनल स्केल। कम से कम क्या होना चाहिए, ऑर्डिनल स्केल तक का डेटा हमारे पास होना चाहिए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में। दूसरा, कोई भी पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं होगा। पैरामीटर्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ populations. Okay, in case of probability distribution, the parameters are generally the symbols representing the probability distributions. So in the non parametric test, no parameter इन्वॉल्व। एंड थर्ड वन इज पेरेंट पॉपुलेशन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, ये अजम्पशन है हमारे यहाँ पे, जो पॉपुलेशन है, जिस पॉपुलेशन से हमने सैंपल कंसिडर किए हैं, वो क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। तो ये तो थे कंडीशंस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब आगे हम बात करें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जनरली क्या होते हैं, थोड़ा स्पेसिफिक हम बात कर लें, तो ये वन सैंपल टेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, टू सैंपल टेस्ट हो सकते हैं, और मोर जनरल में कहें तो के सैंपल टेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम जरा कैटेगराइज करने की कोशिश करें, तो वन सैंपल टेस्ट में जो पहला टेस्ट होगा वो रन टेस्ट होगा। ठीक है, सेकंड में हम कह सकते हैं भाई टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, हम कह सकते हैं। टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट में दो टेस्ट होंगे, काई स्क्वायर टेस्ट एंड के एस टेस्ट, कोलमोग्रो स्पिन नोट टेस्ट। ठीक है, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट में दो टेस्ट हो सकते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट एंड के एस टेस्ट। थर्ड होगा ऑर्डिनरी साइन टेस्ट। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ये ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक है, ये कैटेगरीज में इसलिए मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। फोर्थ हो सकता है ऑर्डिनरी साइन टेस्ट हो गया, और क्या हो सकता है, मीडियन टेस्ट हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से टू सैंपल टेस्ट में रन टेस्ट हमारा वन सैंपल के लिए भी है, टू सैंपल में भी रन टेस्ट होगा, इसे हम वाल्ड वोल्फोविट्ज टेस्ट कह लेते हैं, या वाल वोल्फोविट्ज रन टेस्ट कह लेते हैं। ठीक है, सेकंड होगा काई स्क्वायर टेस्ट की बात करें तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट हम कह सकते हैं यहाँ पर। थर्ड होगा ऑर्डिनरी साइन टेस्ट है। ठीक है, ऑर्डिनरी साइन टेस्ट में फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम नॉमिनल स्केल पे बात कर रहे हैं, इसको हम ऑर्डिनल में कन्वर्ट कर ले तो हम क्या करेंगे, रैंकिंग कर लेंगे, तो वो कहलाएगा विल कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट। ओके, और फोर्थ होगा मान विटनी यू टेस्ट। फिफ्थ होगा मीडियन टेस्ट। ओके, तो ये कुछ टेस्ट हैं जो टू सैंपल प्रॉब्लम पे बेस्ड हैं। ठीक है, इनके लिए कंडीशंस क्या होगी, इसेंशियल कंडीशन दो सैंपल हमारे पास होने चाहिए। ठीक, अब के सैंपल में क्या क्या होगा, के सैंपल में फर्स्ट केस मीडियन टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मीडियन टेस्ट हमारा सैंपल वन सैंपल में भी अप्लाई हो सकता है, टू सैंपल में भी अप्लाई हो सकता है, और मोर देन टू सैंपल में भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड है क्रुस्कल वालिस, क्रुस्कल वालिस टेस्ट। ठीक है, और क्रुस्कल वालिस टेस्ट ये क्या है, के सैंपल टेस्ट है, वेयर के इज ग्रेटर देन 2। इन केस ऑफ के इक्वल टू 2, क्रुस्कर वालिस टेस्ट रिड्यूसेस टू मान विटनी टेस्ट। तो ये रिलेशन भी आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर क्या हो जाए, के इक्वल टू 2 हो जाए, यानी हमारे पास सिर्फ क्या हो, दो सैंपल हो, तो क्रूस्कर वालिस टेस्ट जो फॉर्मूला होगा उसका, या जो भी प्रोसीजर होगा, वो सिंपली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मान विटनी यू टेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये दो टेस्ट जनरली हम के सैंपल टेस्ट में इसे डिस्कस करते हैं। इसी में फिर आगे टू सैंपल टेस्ट में जैसे मूड्स टेस्ट है, मूज टेस्ट है। ठीक है,
अब ये हम क्या कर रहे हैं जनरली, जैसे हम पैरामेट्रिक टेस्ट में स्पेसिफाइड मीन की टेस्टिंग करते थे, ठीक है, तो जब स्पेसिफाइड वैल्यू का टेस्ट हम कर रहे हैं तो स्पेसिफाइड वैल्यू के टेस्ट के लिए हम वन सैंपल टेस्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पर मीन की टेस्टिंग तो नहीं हो सकती है, ठीक है, ऑर्डिनल स्केल डेटा है, तो मैंने आपको बताया होगा जब नॉमिनल या ऑर्डिनल डेटा होता है तो वहां पे जनरली क्या किया जाता है, मोड या मीडियन एज ए सेंट्रल टेंडेंसी यूज किया जाता है। अगर आपके पास ऑर्डिनल स्केल डेटा है तो ऑर्डिनल स्केल डेटा में अगर सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो जनरली क्या किया जाएगा, मीडियन कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो जो वन सैंपल टेस्ट होंगे इनमें हम, अगर हम एक कॉमन इसमें टर्म्स में कहें तो जनरली हम क्या करते हैं, स्पेसिफाइड मीडियन की टेस्टिंग करते हैं कि मीडियन की स्पेसिफाइड वैल्यू क्या है, ठीक है। और टू सैंपल टेस्ट में दो मीडियंस, दो लोकेशन पैरामीटर्स या मीडियन को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि दोनों मीडियन इक्वल हैं या दोनों सैंपल एक ही पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं जिनका मीडियन क्या है, सेम है, ठीक है। इसी तरह से के सैंपल टेस्ट में जैसे हमने देखा था भाई, के सैंपल टेस्ट में हम अनुवा की बात कर रहे थे, कंपैरिजन ऑफ सेवरल मीन्स, तो यहाँ पर क्या होगा, कंपैरिजन बिटवीन सेवरल पॉपुलेशंस हैविंग सेम मीडियन, ठीक है, इस तरह की कंडीशन होगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मीडियन टेस्ट यूज कर सकते हैं या क्रूस्कर वालिस टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं, जो ऑर्डिनरी साइन टेस्ट है दिस इज एनालॉगस टू टी टेस्ट, वन सैंपल टी टेस्ट, वेयर विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट इज एनालॉगस टू पेयर्ड टी टेस्ट एंड मान विटनी यू टेस्ट इज एनालॉगस टू इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, ठीक है। अब एनालॉगस क्या है यहाँ पर समझिए, आपको कोई डेटा गिवन है, ठीक, ये कल भी मैंने डिस्कस किया था। तो कोई भी टेस्ट अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना चाहिए प्रैक्टिकली, अगर एक्सपेरिमेंटली हम बात करें, जैसे आप कोई फील्ड सर्वे करते हैं, ठीक है, या कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, जनरली डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो डेटा कलेक्शन पे इन्फेरेंस ड्रॉ करने से पहले आपको क्या करना होता है, डेटा की नॉर्मलिटी चेक करनी होती है कि वो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, सबसे पहले डेटा की नॉर्मलिटी देखोगे, आपने देखा भाई डेटा नॉर्मल नहीं है, तो आपका टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, इनकी जो अजम्पशंस हैं वो वायलेट हो जाती हैं। भाई बेसिक अजम्पशन यही है, पेरेंट पॉपुलेशन शुड बी नॉर्मल। तो उस केस में जहां पर टी टेस्ट की अजम्पशंस क्या होंगी, वायलेट होंगी, ठीक है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, अगर स्पेसिफाइड मीन की टेस्टिंग करनी है और आपका डेटा नॉर्मल नहीं आया तो उस केस में आप ऑर्डिनरी साइन टेस्ट यूज कर लोगे, ठीक है। आप चाहो तो मीडियन टेस्ट भी यूज कर लेते हो, लेकिन ऑर्डिनरी साइन टेस्ट की पावर मीडियन टेस्ट से ज्यादा होती है। और ये भी ध्यान रखना है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की पावर, चाहे वो किसी भी तरह का टेस्ट हो, हमेशा पैरामेट्रिक टेस्ट की पावर से क्या होगी, कम होगी। पावर मीन्स वन माइनस बीटा, तो वन माइनस बीटा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की क्या होगी, हमेशा पैरामेट्रिक टेस्ट से कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी क्या कर रहे हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं मीडियन टेस्ट की पावर ऑर्डिनरी साइन टेस्ट से कम होती है, ऑर्डिनरी साइन टेस्ट की पावर टी टेस्ट से कम होती है। तो जनरली हम क्या करते हैं, वन सैंपल टी टेस्ट के लिए ऑर्डिनरी साइन टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक। इसी तरह से अगर हमारा पेयर्ड टेस्ट है, पेयर्ड सैंपल है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट यूज करेंगे। अब टू सैंपल केस हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारा सैंपल इंडिपेंडेंट है तो उस केस में, और हमारे जो अजम्पशन है टी टेस्ट के वो वायलेट हो रहे हैं, भाई पॉपुलेशन हमारी नॉर्मल नहीं आ रही है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मान विटनी यू टेस्ट यूज करेंगे। इसी तरह से जहां पर हम एफ टेस्ट यूज कर रहे थे, एफ टेस्ट फॉर कंपैरिजन बिटवीन सेवरल मीन्स, ठीक है, तो उस केस में एफ टेस्ट का बेसिक अजम्पशन नहीं है, पॉपुलेशन शुड बी नॉर्मल। तो उस केस में क्या हो गया भाई, पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं आई, तो उस केस में फिर हम क्रूस्कर वालिस टेस्ट यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ एफ टेस्ट। इसी तरह से एफ हमारा था कंपैरिजन बिटवीन टू सैंपल वेरिएंसेस, तो उस केस में हम अगर क्या होगा, अजम्पशन वायलेट होगा, तो उस केस में हम मूड्स टेस्ट यूज करेंगे, मूड्स टेस्ट फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू वेरिएंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएंसेस के टर्म्स में हम देखेंगे मीडियन की क्या वेरिएबिलिटी है, ओके। तो ये क्लियर है सबको, वन सैंपल टेस्ट, टू सैंपल टेस्ट एंड के सैंपल टेस्ट इन टर्म्स ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। सर हाँ सर इन टेस्ट में कौन से टेस्ट नॉमिनल डेटा के लिए और कौन से टेस्ट ऑर्डिनल डेटा के लिए स्पेसिफिकली यूज होते हैं? हाँ, स्पेसिफिकली देखो, जब रन टेस्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो रन टेस्ट में हम सिंपली क्या करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं,
ठीक है, रन को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे भाई सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेट सिंबल्स। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेट सिंबल्स में हम जनरली क्या कर रहे हैं, डेटा को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। भाई ये डेटा हमारा मीडियन से नीचे है तो इसे हम ए कह देते हैं, मीडियन से ऊपर है तो बी कह देते हैं। ठीक है ना, तो वो नॉमिनल सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, डेटा को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं रन टेस्ट क्या है, नॉमिनल डेटा पे बेस्ड है। इसी तरह से अगर वन सैंपल टेस्ट में मीडियन टेस्ट हम देखें तो मीडियन टेस्ट में हम देखते हैं भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने मीडियन से ऊपर हैं, कितने मीडियन से नीचे हैं। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा, सिंपली हमारा डेटा नॉमिनल डेटा होगा। इसी तरह से ऑर्डिनरी साइन टेस्ट में भी हम देखते हैं कि हमने मीडियन के अबाउट डिफरेंसेस कैलकुलेट किए और नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस क्या हैं, यानी ऐसे ऑब्जर्वेशंस जिनका साइन क्या है, पॉजिटिव है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डेटा पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, अभी हम रैंकिंग पे नहीं आए, लेकिन जहां से रैंकिंग शुरू होगी, जहां पर हम डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, देन डिफरेंसेस की रैंकिंग कर रहे हैं, तो वो डेटा फिर हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डिनल डेटा हो जाएगा। तो उस पे बेस्ड वो टेस्ट, जैसे विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट है, या मान विटनी टेस्ट है, या वाल्ट वोल्फोरिन रन टेस्ट है ना, इन केसेस में क्या होगा, ये ऑर्डिनल स्केल बेस्ड टेस्ट होंगे। क्लियर? तो वन बाय वन अगर इसकी बात करें तो कुछ फॉर्मूले हैं, ये आप चाहो तो याद कर लो, है ना, या तो नोट कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक सर है, बाकी के टेस्ट बाकी के टेस्ट मीन्स, मीन्स ये जो वर्ड इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स है, विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट है, मैन विटनी है, तो इनका ऑर्डिनल और नॉमिनल में कौन कौन सा होगा? अब ये तो देखिए सिंपल लॉजिक है ना, जब आप टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट की बात कर रहे हैं तो टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट में कोई ऐसा ऑर्डर तो नहीं देख रहे हैं ना, सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, कैटेगरीज देख रहे हैं कि कौन सा ऑब्जर्वेशन किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। इसी तरह से इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट में आप देख रहे हैं कौन सा ऑब्जर्वेशन किस एट्रीब्यूट को बिलोंग कर रहा है, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इतना क्लियर है भाई, वहां पे वो टेस्ट क्या है, नॉमिनल टेस्ट है, नॉमिनल स्केल टेस्ट है। क्लियर? मैं बता रहा हूं जहां पर सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है, ऑब्जर्वेशंस को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, वो टेस्ट हमारे क्या होंगे, नॉमिनल डेटा बेस्ड टेस्ट होंगे। जहां पर आप रैंकिंग के बेसिस पे अपनी टेस्ट स्टैटिस्टिक डिफाइन करोगे, जैसे विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट में आप टेस्ट स्टैटिस्टिक डिफाइन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ द रैंक्स। इसी तरह से मान विटनी टेस्ट में ऑन द बेसिस ऑफ रैंक, मूड टेस्ट में ऑन द बेसिस ऑफ रैंक, क्रूस्कर वालिस में ऑन द बेसिस ऑफ रैंक। जो भी टेस्ट स्टैटिस्टिक आप डिफाइन कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ रैंक है, और रैंक जनरली क्या होती है, ऑर्डिनल स्केल्ड वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट जैसे विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट है, मूड्स टेस्ट है, मान विटनी टेस्ट है, क्रूस्कर वालिस टेस्ट है, ये सारे क्या हो जाएंगे, ऑर्डिनल स्केल टेस्ट हो जाएंगे। वहीं वाल्व वोल्फोरिज टेस्ट, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट, ऑर्डिनरी साइन टेस्ट, मीडियन टेस्ट, रन टेस्ट, या मीडियन टेस्ट फॉर के सैंपल, ये सारे क्या होंगे, नॉमिनल स्केल टेस्ट होंगे। ठीक है, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, नॉमिनल स्केल में भी अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सर। क्लियर? तो कुछ टेस्ट हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो काई स्क्वायर की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, एक काई स्क्वायर हमने देखा था कल, पैरामेट्रिक टेस्ट में भी डिस्कस किया था, तो वो सिंपली क्या था, पैरामीटर पे बेस्ड था। वहां पर हम जब काई स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे थे तो उसका फॉर्मूला यही था, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्लियर है भाई, ये टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या है, पैरामीटर पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये टेस्ट उस केस में क्या था, पैरामेट्रिक टेस्ट था। ठीक, ये भी आपको ध्यान में रखना है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, दोनों जगह यूज होगा। काई स्क्वायर टेस्ट हम पैरामेट्रिक में भी अप्लाई करेंगे, जिसमें वेरिएंस की स्पेसिफाइड वैल्यू को टेस्ट करेंगे या सेवरल वेरिएंसेस को कंपेयर करेंगे। ठीक है, जहां पर पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं होगा और वहां पर हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज कर रहे हैं तो वो नॉन पैरामेट्रिक काई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट जो टेस्ट है ये गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है। ठीक है, तो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट जनरली क्या करता है, दिस टेस्ट टेस्ट दी discrepancy between theory and experiment। ठीक है, ये तो सभी को पता है। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में हम क्या देखेंगे, डिस्क्रिपेंसी देखेंगे बिटवीन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट।
ओके। तो अब थ्योरी और एक्सपेरिमेंट को आप इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट जनरली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशंस आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज होता है। अब ये भी हमने डिस्कस किया था कल जब हम नॉर्मेलिटी की बात कर रहे थे। तो नॉर्मेलिटी टेस्ट के लिए हम तीन तरह की अप्रोच अप्लाई करते हैं। फर्स्ट अप्रोच थी हमारी डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, जिसमें हम सिंपली मीन मीडियन मोड कैलकुलेट कर लें या मोमेंट्स की बेसिस पे स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस या कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस कैलकुलेट करके आइडेंटिफाई कर लें कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या नहीं है। सेकेंड अप्रोच थी ग्राफिकल अप्रोच, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी कर्व डेवलप कर लें या हिस्टोग्राम डेवलप कर लें, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या नहीं है। थर्ड है इन्फेरेंशियल अप्रोच। तो इन्फेरेंशियल अप्रोच में हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें जनरली हम कोल्मोग्रोव स्पिनो टेस्ट यूज कर लेते हैं। कभी कभी काई स्क्वायर टेस्ट भी यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है काई स्क्वायर टेस्ट, अगर हम काई स्क्वायर टेस्ट की बात करें यहाँ पर, तो काई स्क्वायर टेस्ट ये प्रोफेसर कार्ल पियर्सन ने इसे डेवलप किया। ठीक है, उन्होंने कहा भाई कोई भी स्टैटिस्टिक जो इस तरह की फॉर्म में है, ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई, ये स्टैटिस्टिक क्या करेगी, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगी विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम k माइनस वन, वेयर आई वेरीज फ्रॉम वन टू k। ठीक है, सपोज हमारे पास क्या है, k क्लासेस हैं। इफ वी हैव k क्लासेस, अब मैंने बताया नॉमिनल डेटा होगा। ठीक है, नॉमिनल डेटा में हम क्या कर सकते हैं, क्लासेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने फर्स्ट क्लास आइडेंटिफाई की, सेकंड क्लास आइडेंटिफाई की। ठीक है, तो उन क्लासेस में क्या हो सकती है, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं। ठीक है, तो सपोज हमारे पास k क्लासेस हैं, k क्लासेस विद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, सपोज ओ आई। ठीक है, तो ओ आई क्या है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। kth ओ आई इज द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ ith क्लास, एंड ei is the expected frequency of ith क्लास। ओके, सो हम क्या करते हैं भाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम जनरली क्या कर रहे हैं, काई स्क्वायर में कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो काई स्क्वायर हमने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। तो ये आपको पता है, यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन होती है। द रेस्ट्रिक्शन इज इफ वी हैव टोटल फ्रीक्वेंसी n, देन n शुड बी इक्वल टू समेशन ओ आई और शुड बी इक्वल टू समेशन ई आई। यही होता है, क्यों, total frequency will be equal to sum of frequencies in each class और expected frequencies in each class। ओके, अब ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी तो है हमारे पास। हम बेसिकली क्या कर सकते हैं जब सर्वे कर रहे हैं, सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं कि हमारे जो भी फ्रीक्वेंसी है, जो भी इंडिविजुअल के करस्पॉन्डिंग जो भी एट्रीब्यूट है, वो किस क्लास में बिलोंग करता है। अब ये रहता है भाई, एक्सपेक्टेशन हमारी क्या होगी। ठीक है, हमारा जो थियोरेटिकल मॉडल होगा वो क्या होगा। ठीक, तो थियोरेटिकल मॉडल बेसिकली क्या हो सकता है, जैसे हम थियोरेटिकल मॉडल की बात करें तो थियोरेटिकल मॉडल हमारा बाइनोमियल हो सकता है। हम कह सकते हैं भाई हमारा मॉडल इस तरह का है, एन सी एक्स पी टू दी पावर एक्स क्यू टू दी पावर एन माइनस एक्स। अगर इस तरह का मॉडल है तो हम कह सकते हैं भाई यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी एक्स की, वो किस फॉर्म में होगी, एन इंटू पी के फॉर्म में होगी। होगा ऐसा। इसी तरह से अगर हमारा मॉडल पॉइसन मॉडल है, e टू दी पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, तो इस केस में हम कह सकते हैं भाई जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी एक्स की, वो क्या होनी चाहिए, लैम्डा के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, दीज आर आवर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। क्लियर। अब इसके अगेंस्ट क्या हो सकता है, हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं, जो हम फील्ड वर्क कर रहे हैं, एक्चुअल में जो ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये डिस्क्रिपेंसी सिर्फ सैम्पलिंग एरर की वजह से है या चांस की वजह से है या एक्चुअल में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो इसे टेस्ट करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, काई स्क्वायर का यूज करते हैं। तो ये काई स्क्वायर सबसे पहले मेंडल की जेनेटिक थ्योरी में अप्लाई हुआ था। ठीक है, वो आपको पता होगा, जिसमें उन्होंने मटर के दानों पे एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि भाई 1:3:1 के रेशियो में मटर के दाने ऑब्जर्व होने चाहिए। अब ये मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है क्या था इसमें। ठीक है, तो ये एक थ्योरी है कि भाई अगर तीन क्लास हैं,
ठीक है, मटर के दानों की 3 क्लास हैं, वो 3 क्लासेस में बिलोंग कर सकते हैं। तो उनका बिलोंगिंग का रेशियो इस तरह का है 1:3:1। यानी फर्स्ट क्लास की जो प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट क्लास में बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/5 है। सेकेंड क्लास में बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है। और थर्ड क्लास में बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट किया गया है, दिस इज आवर थियोरिटिकल ऑब्जर्वेशंस। और हम कह सकते हैं दिस इज आवर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कहीं बार अगर हमारे पास टोटल n इंडिविजुअल्स हैं, तो फर्स्ट क्लास में बिलोंग करने के एक्सपेक्टेशन क्या होगी क्या होगी उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x शुड बी इक्वल टू n इंटू पी होगा। तो n इंटू पी मीन्स प्रोबेबिलिटी। ओके, एक्सपेक्टेशन जब हमने डिफाइन किया था, तो एक्सपेक्टेशन क्या था, एक्सपेक्टेशन इज मल्टीप्लिकेटिव सम ऑफ वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड देयर करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। तो इस केस में फर्स्ट क्लास की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। टोटल सैंपल ऑब्जर्वेशन अगर हमारे पास n है, तो फर्स्ट क्लास की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, सॉरी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, n/5 होगी। ठीक है, और सेकेंड क्लास की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 3n/5, थर्ड क्लास की n/5। तो ये हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई, दीज आर अवर EIs। और इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो सकता है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं। ठीक है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज में क्या होगा, अगर n की बात करें, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में ये O1 हमारा फर्स्ट क्लास में हो सकता है, फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी हो सकती है। O2 सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी हो सकती है। O3 थर्ड क्लास की फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो हम देखेंगे भाई O1 माइनस E1 क्या है, O2 माइनस E2 क्या है, O3 माइनस E3 क्या है। इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, काई स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसीजर सभी को पता है। अब ये भी हमने देखा था यहाँ पर जो हाइपोथेसिस क्या होगी। ठीक है, हाइपोथेसिस की अगर बात करें, तो सिंपली हमारी हाइपोथेसिस होगी थ्योरी फिट्स वेल इनटू द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, या अगर नॉर्मलिटी हम चेक कर रहे हैं, तो हम कहेंगे भाई डेटा गिवन डेटा इज नॉर्मल। क्लियर। तो हम क्या करेंगे भाई, जो डेटा हमें गिवन है, उस डेटा का जैसे हमें डेटा गिवन है, कोई वेरिएबल है x, ये ऑब्जर्वेशंस गिवन है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हर क्लास के लिए उसकी मीन कैलकुलेट कर लेंगे। हमने मीन कैलकुलेट कर लिया, इसके बेसिस पे फिर हम प्रोबेबिलिटी मॉडल देखेंगे। प्रोबेबिलिटी मॉडल में हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर लें। ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम जेड की हेल्प से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ये होगा n इंटू एफ जेड। n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू fz। ये हर क्लास की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगी। ठीक है, हर क्लास की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मिली, हर क्लास का सैंपल मीन हमारे पास है, दोनों के बीच का डिफरेंस हम निकालेंगे, टेस्ट करेंगे। तो हमें हमारी जो नल हाइपोथेसिस होगी वो या तो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं भाई हमारा डेटा क्या है, उस केस में नॉर्मल है या नॉन नॉर्मल है। ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी थ्योरी डज नॉट फिट वेल इनटू द एक्सपेरिमेंट, या द डेटा इज नॉट नॉर्मल। इसी तरह से हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, इसी तरह से हम कह सकते हैं द डेटा इज बाइनोमियल, द डेटा इज पॉइसन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूटेड, या ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आप कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट। हम देख रहे हैं भाई जो थ्योरी है वो एक्सपेरिमेंट में फिट होती है या नहीं होती है। ठीक है, वो थ्योरी एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम डिसीजन की बात करें, तो पहला डिसीजन तो यही है भाई, अगर काई स्क्वायर की वैल्यू, अगर काई स्क्वायर जो कैलकुलेट आपने किया है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, तो उस केस में सीधे सीधे क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। और अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू ग्रेटर देन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो फिर उस केस में आपको क्या करना होगा, टेबल कंसिडर करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल वैल्यू होगी काई स्क्वायर k-1 अल्फा। क्लियर है, इसको डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है, ये सभी को पता है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट क्या है। स्टैटिस्टिकल जेनेटिक्स में भी शायद आप लोगों ने डिस्कस किया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब इसमें से देखिए कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमें पता है भाई इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स में क्या होगा, दो कैटेगरीज के बेसिस पे हमें डेटा गिवन होगा। ठीक है, एट्रीब्यूट्स होंगे हमारे पास, दो एट्रीब्यूट हैं, सपोज एट्रीब्यूट ए एंड एट्रीब्यूट बी।
तो इसके बेसिस पे हम ये टेबल ड्राइव कर सकते हैं, ये टेबल डेवलप कर सकते हैं। दिस टेबल इज नोन एज कंटिंजेंसी टेबल। ठीक है, अब कंटिंजेंसी टेबल में क्या इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर की बात करें तो हमने कहा भाई एट्रीब्यूट ए में सपोज क्या है, ए की सपोज आर कैटेगरीज हैं और बी की सपोज एस कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो एट्रीब्यूट ए की फर्स्ट कैटेगरी A1 A2 अप टू AR, सिमिलरली बी की B1 B2 अप टू BS। क्लियर? तो भाई ये हमारे पास क्या होंगी, सेल फ्रीक्वेंसीज होंगी। दिस इज आवर फर्स्ट सेल। इस तरह से हम अगर इसको डिवाइड कर लें, these are known as cells. Okay, so we have cell frequency O11, या हम कहें भाई सेल फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, सेल फ्रीक्वेंसीज O ij, ये ith और jth सेल को बिलोंग करेगा। यानी इसमें क्या होगा, आई क्या होगा, ए की ith क्लास होगी, जे बी की jth क्लास होगी। क्लियर? तो इस तरह की टेबल ये कहलाती है R क्रॉस S कंटिंजेंसी टेबल। ठीक है, जैसे हमने जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी, ठीक है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम इसी तरह की टेबल डेवलप करते थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई टोटल ऑफ, यानी ऐसे इंडिविजुअल्स जो क्या है, A1 को बिलोंग करते हैं, एट्रीब्यूट ए की फर्स्ट क्लास को बिलोंग करते हैं, वो कितने हैं, सपोज ब्रैकेट A1 है। ये नोटेशन होता है, इसे हम यूल्स नोटेशन कहते हैं। ठीक है, ये थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में हम इसको जनरली डिस्कस करते हैं, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर कंटिंजेंसी टेबल हम डिफाइन करते हैं। तो ब्रैकेट A1 इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स possessing एट्रीब्यूट क्लास A1, सिमिलरली ब्रैकेट A2, सिमिलरली ब्रैकेट AR। ठीक है, या इसे हम यहाँ पे टोटल कह सकते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, या मार्जिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, एट्रीब्यूट ए। इसी तरह से एट्रीब्यूट बी के लिए रो टोटल हम फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे, तो ये ब्रैकेट B1 हो जाएगा, ये ब्रैकेट B2 हो जाएगा, ये ब्रैकेट BS हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, टोटल N होगा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए जब हम काई स्क्वायर टेस्ट की कंडीशंस की बात करते हैं, किन कंडीशंस पे काई स्क्वायर यूज होगा, इतना सबको क्लियर हो गया होगा। सेल फ्रीक्वेंसी क्या है, टोटल एन क्या है यहाँ पर, और ये कैटेगरीज क्या है। ठीक है, तो इनके बेसिस पे हम काई स्क्वायर की कंडीशन को डिस्कस करते हैं। तो ये कंडीशंस भी पूछी जा सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है एन इज ग्रेटर देन 50, और जिसे हम कह सकते हैं भाई एन क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। ठीक है, अब ये लार्ज होने का मतलब है भाई, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो सेकंड कंडीशन है वो कहती है नो सेल फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन 5। ठीक है, कोई भी सेल फ्रीक्वेंसी 5 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सेल फ्रीक्वेंसी 5 से कम होगी तो जो काई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिस्क्रीट हो जाएगा। ठीक है, वो अपनी कंटिन्यूटी वहां पर क्या कर देता है, लूज कर देता है। ठीक है, कंटिन्यूटी लूज करने का मतलब है जब आप काई स्क्वायर का कर्व डेवलप कर रहे थे तो ये डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए इसका शेप क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो जब आप इसको लोअर डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखोगे तो लोअर डिग्री ऑफ फ्रीडम में इस तरह का शेप हो जाता है इसका। ठीक है, ये आप देख लेना, बुक में दिया होगा, इस तरह का शेप होगा इसका। तो जनरली क्या होगा, ये इस तरह का कर्व, यानी ये पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व या कंटिन्यूअस कर्व हम कहेंगे भाई, ये किस केस में होगा, सेल फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 5 के केस में होगा। तो ये इसेंशियल कंडीशन, ये दो कंडीशन इसेंशियल है यहाँ पर, नो सेल फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन 5 एंड टोटल सैंपल शुड बी ग्रेटर देन 50। ये लार्ज होना चाहिए, अगर ये लार्ज है तो ऑटोमेटिकली सेल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हर केस में ग्रेटर देन 5 होने के चांस ज्यादा होंगे। ठीक है, तो इन दो कंडीशन पे बेस्ड काई स्क्वायर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो अब काई स्क्वायर क्या होगा, देखिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की बात हम कर रहे हैं, ये तो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, सेल फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, ये सेल फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। तो इनके करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए देखिए, अब जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है ये कॉमन फ्रीक्वेंसी हमें बता रही है। कॉमन फ्रीक्वेंसी मींस O11 का मतलब है भाई ऐसे इंडिविजुअल्स जो क्या करते हैं, एट्रीब्यूट A1 और एट्रीब्यूट B1 को पोजेस करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 एंड B1 कैलकुलेट करूं, ठीक है, अब ये तो मुझे पता है भाई A1
B1 ब्रैकेट A1 B1, दिस इज नोटेशन फॉर frequency of individuals belonging to attribute A1 and attribute B1, this is denoted by O11। और ये O11 मैंने कहा भाई ये क्या है, मेरी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है O11 के करस्पॉन्डिंग। तो O11 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सपोज क्या है, E11 है। तो E11 कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, n इंटू प्रोबाबिलिटी ऑफ 11 कैलकुलेट करूंगा, है ना। ये भी मैंने आगे डिफाइन किया था, एक्सपेक्टेशन इज द मल्टीप्लिकेटिव सम ऑफ रैंडम वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर हम टोटल को कंसीडर कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू टोटल इनटू प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी में P11 यही कैलकुलेट कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू एट्रीब्यूट A1 एंड एट्रीब्यूट B1। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, अब देखे यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक हम डिफाइन करते हैं, स्टैटिस्टिक अंडर H0 हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस यहाँ पे होगी एट्रीब्यूट A एंड B आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अनबायस्ड अगर हमें वर्क करना है तो हम मान के चलेंगे भाई ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। इसके अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी ए एंड बी आर समहाउ रिलेटेड और ए एंड बी आर डिपेंडेंट। ओके, तो नल हाइपोथेसिस है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो ए बी इंडिपेंडेंट है, तो A1 के मिलने का चांस, इस टेबल में A1 के मिलने का चांस क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ A1 डिवाइडेड बाय n। तो इसे मैं कह सकता हूँ ब्रैकेट A1 डिवाइडेड बाय n into bracket B1 divided by n, since A1 and B1 are independent under null hypothesis, under the assumption of null hypothesis। क्लियर, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, A1 अपॉन n इंटू B1 अपॉन n हो गई। अब यहाँ पर हम एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करेंगे, दैट इज A11 कैलकुलेट करेंगे, तो ये n इंटू ब्रैकेट A1 अपॉन n इंटू ब्रैकेट B1 अपॉन n, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, A1 into B1 upon n। This is our expected frequency for first cell frequency। क्लियर, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, हर सेल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे एक एग्जांपल से इसे समझें। अब ये कैलकुलेशन मेथड तो सभी को पता होगा, अब कुछ स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एट्रीब्यूट ए है, इसकी 3 क्लासेज हैं, A1 A2 एंड A3, और एट्रीब्यूट बी है, इसकी सपोज क्या है, 2 क्लासेज हैं, B1 एंड B2। ठीक, तो 5 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो A1 B1 को बिलोंग करते हैं, 6 ऐसे हैं जो A2 B2 को बिलोंग करते हैं, सॉरी A2 B1 को बिलोंग करते हैं, और 8 ऐसे हैं जो A3 B1 को बिलोंग करते हैं। इसी तरह से 9 ऐसे हैं जो A1 B2 को बिलोंग करते हैं, 10 A2 B2 एंड 12 A3 B2। दीज आर आवर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए A1 की प्रोबेबिलिटी B1, अगर हमें इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो A1 की प्रोबेबिलिटी B1 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो इतना डीप में नहीं जाते हैं, सिंपली कैलकुलेशन कैसे करनी है वो समझते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, टोटल कैलकुलेट करेंगे। रो टोटल हमने कैलकुलेट कर लिए, कॉलम टोटल कैलकुलेट कर लिए। अब रो टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये 19 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 16 20 एंड 31, तो टोटल हो गया 50। क्लियर, तो 5 की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो सिंपली क्या करना है, 5 का रो टोटल लेना है, 5 का रो टोटल इज 19 एंड 5 का कॉलम टोटल कंसिडर करना है, दैट इज 14। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल इज 50। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ 5। सिमिलरली अगर 10 की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो 10 का रो टोटल दैट इज 31 मल्टीप्लाइड बाय 10 का कॉलम टोटल दैट इज 16 डिवाइडेड बाय ग्रांड टोटल, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ 10। क्लियर है, तो हमने क्या किया, हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज गिवन थी। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली, तो हम क्या कर सकते हैं, काई स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो काई स्क्वायर यहाँ पर देखो 2 कैटेगरीज हैं। ठीक है, 2 सैंपल डेटा होगा,
तो ये i की वैल्यू 1 से लेके r तक r कैटेगरीज में बिलोंग करेगी और j की वैल्यू 1 से लेके s तक इसमें बिलोंग करेगी। ये फॉर्मूला वही रहेगा, एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी स्क्वायर अपॉन expected frequency, and this statistic follows chi-square distribution with degrees of freedom r minus 1 into s minus 1। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपनी नल हाइपोथेसिस जो है हमारी इंडिपेंडेंस सॉरी एट्रीब्यूट ए एंड एट्रीब्यूट बी आर इंडिपेंडेंट, उसे या तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट कब करेंगे, chi square calculated is greater than chi square tabulated, then we reject h0, otherwise we accept it। ओके, तो इतना तो क्लियर है सबको, क्यों? यस सर। अब सपोज करिए, अब देखो यहाँ पर दो डिसीजन है, ठीक है। फर्स्ट वन तो है इफ chi square calculated is less than or equal to chi square tabulated, then we accept h0, and if chi square calculated is greater than or equal to chi square tabulated, then we reject h0। ठीक है, ये लेस देन होगा यहाँ पे। तो दो डिसीजन है, ठीक। अब अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है तो इस केस में तो हम कहेंगे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो इस केस में तो ये तो क्लियर हो गया भाई, ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब लेकिन नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है तो इस केस में कहोगे आप ए एंड बी आर डिपेंडेंट और एसोसिएटेड। एसोसिएटेड मीन्स ए में, यानी ए की वैल्यू में अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, बी की वैल्यू में चेंज होगा, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है ए और बी दोनों क्या होंगे, डिस्क्रीट होंगे। हम देख रहे हैं इनकी वैल्यूज क्या हैं, फ्रीक्वेंसी बेस्ड हैं, ठीक है। तो ये एसोसिएशन भी आपको पता है भाई, कोरिलेशन एक टर्म होती है, कोरिलेशन एक टर्म होती है एसोसिएशन, ठीक है। तो कोरिलेशन इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, जहां पर दो वेरिएबल्स कंटिन्यूअस हैं, या हम सिंपली कहें भाई हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल कंटिन्यूअस है, तो उस केस में उनके बीच में जो रिलेशन डेवलप है, अगर उनके बीच में डिपेंडेंसी है तो हम कहेंगे दे वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड, वहां पे कोरिलेशन की बात होगी। वहीं जब अगर हमारे वेरिएबल्स क्या होंगे, डिस्क्रीट होंगे, कैटेगरीज में होंगे, तो वहां पर अगर वो वेरिएबल्स डिपेंडेंट हैं तो हम कहेंगे दी वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड। क्लियर है, ये टर्म्स भी क्लियर होनी चाहिए सबको, ठीक है। तो यहाँ पर एसोसिएशन हम देख रहे हैं। अब एसोसिएशन हमने कह दिया भाई, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई तो एसोसिएशन हमने कह दिया दो वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन है। तो कभी कभी क्या होता है, हमें देखना होता है कि ये एसोसिएशन कितना है, इस एसोसिएशन का मैग्नीट्यूड कितना है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द डिग्री ऑफ एसोसिएशन या मैग्नीट्यूड ऑफ एसोसिएशन, कितना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, कितना वीक एसोसिएशन है, ठीक है। तो इसे चेक करने के लिए हम कंटिंजेंसी कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कंटिंजेंसी कोफिशिएंट कैलकुलेट किया जाता है, इसे हम कैपिटल सी से नोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ काई स्क्वायर अपॉन काई स्क्वायर प्लस एन, ठीक है। और ये एग्जाम में पूछा गया है, द कोफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी इज गिवन बाय, ठीक है, समझ में आ गया। अब इस सी की वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 के बीच में होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, हमेशा क्या होगी, या तो 0 होगी या 1 से छोटी वैल्यू होगी। 1 क्यों नहीं हो सकती, वह देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर काई स्क्वायर लेस देन काई स्क्वायर प्लस एन, एन हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर अगर हम n इक्वल टू 1 भी ले लें, ठीक है, तो उस केस में अगर काई स्क्वायर भी कैलकुलेट करें तो हमेशा क्या होगा, काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर प्लस 1 होगा, एंड दिस इज लेस देन 1। तो जब c को आप डिफाइन करोगे तो c इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ये कंडीशन होगी, दिस इज कंटिंजेंसी कोफिशिएंट। तो c जितना 1 के क्लोज होगा उतना हम कहेंगे भाई एसोसिएशन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। c की वैल्यू 1 की ओर टेंड हो रही है, 1 के क्लोज है, तो हम कहेंगे एसोसिएशन क्या है, स्ट्रॉन्ग है।
क्लियर। इसी में मीन स्क्वायर कंटिंजेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीन स्क्वायर कंटिंजेंसी को हम फाई स्क्वायर से नोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है काई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ठीक है। तो इसके बेसिस पे अगर हम सी को डिफाइन करें तो इसके बेसिस पे सी हो जाएगा फाई स्क्वायर अपॉन 1 + फाई स्क्वायर। तो ये इस तरह से भी पूछ लिया जा सकता है। क्लियर है। तो कंटिंजेंसी कोफिशिएंट क्लियर है सबको। ये क्वेश्चन पूछा गया है, द कंटिंजेंसी कोफिशिएंट इज गिवन बाय। ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है ये भी मैंने बता दिया। वही ये बताएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन कितना वीक है कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। सी की वैल्यू क्लोज टू 1 होगी तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, क्लोज टू 0 होगी तो हम कहेंगे वीक एसोसिएशन है। क्लियर। इतना समझ में आता है सबके। यस सर। देखो ये टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो आप लोग पढ़ चुके हो ना, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा एक रिफ्रेश हो जाता है माइंड। ठीक है। कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि नहीं समझ में आती हैं वो थोड़ा बहुत क्लियर हो जाती हैं। तो इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया भाई, ये 2x2 कंटिंजेंसी टेबल हमें गिवन है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस केस में ये इस तरह से हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है ए बी सी एंड डी। ठीक है। तो काई स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाती है यहाँ पर, काई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है। तो काई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर होगी एन, न्यूमरेटर में होगा एन इंटू ए डी। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करोगे ए डी माइनस बी सी होल स्क्वायर। ठीक है। न्यूमरेटर में हमें पता था स्क्वायर क्वांटिटी होती है, डिवाइडेड बाई ऐड कर लेंगे कॉलम टोटल और रो टोटल्स को ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉलम टोटल, फर्स्ट कॉलम टोटल इज ए प्लस सी, सेकेंड कॉलम टोटल इज बी प्लस डी, देन फर्स्ट रो टोटल इज ए प्लस बी एंड सेकेंड रो टोटल इज सी प्लस डी। तो इस केस में ये काई स्क्वायर कैलकुलेट होगा जहाँ पे एन की वैल्यू होगी, एन कितना होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस लेके उसका स्क्वायर लेना है, उससे एन से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल रो टोटल्स एंड कॉलम टोटल्स। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं इसी में। अब एक प्रॉब्लम आती है भाई, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि सेल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, लेस देन 5 हो जाए। ठीक है। कोई सेल फ्रीक्वेंसी, या हम बात करें एक्सपेक्टेड सेल फ्रीक्वेंसी की, आपने एक्सपेक्टेड सेल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया और ये लेस देन 5 आ गई, तो इस केस में काई स्क्वायर कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है। तो इस केस में क्या करना है, सिंपली जो जिस क्लास के लिए एक्सपेक्टेड सेल फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 है उसे पीछे की क्लास या आगे की क्लास में मर्ज कर लेना है। ठीक है। उसके साथ इसे हम कहते हैं पूलिंग, दिस इज कॉल्ड पूलिंग। तो पूलिंग में क्या करेंगे, जिस क्लास की एक्सपेक्टेड सेल फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 है उसे या तो पीछे की क्लास में पूल करेंगे या आगे की क्लास में पूल करेंगे। तो ये पूलिंग से क्या होगा, एक रेस्ट्रिक्शन हमारे पास आएगी, तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो जितनी पूलिंग हम करेंगे उतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है। तो अगर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम k-1 है और हमने अगर हम नंबर ऑफ पूलिंग्स की बात करें, तो नंबर इफ नंबर ऑफ पूलिंग्स आर 2, देन द फाइनल डिग्री ऑफ फ्रीडम या एडजस्टेड डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, देन एडजस्टेड डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी k-1 - 2। ठीक है। दो रेस्ट्रिक्शन हमने अप्लाई की हैं। अब ये पूलिंग क्या होती है इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज
इस तरह की कोई क्लास फ्रीक्वेंसीज हैं, आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है, ठीक है। मैं यहाँ पे ई आईजे की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो नोट कर रहा हूँ ये ई आईजेज हैं। तो ई आईजे हैं यहाँ पर, हम लेकिन इसे एक्सप्लेन कर, चलो दोनों ले लेते हैं। ओ आई जे है सपोज 6, ठीक है, और ई आई जे है सपोज 7। जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और जो ऐसे लिख रहा हूँ ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह से 12 ब्रैकेट 9, 5 ब्रैकेट 4, 7 ब्रैकेट 6। ठीक है, इस तरह की आपने कैलकुलेशंस की, इस तरह का रिजल्ट आपको मिले, ये आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, ये करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं भाई कुछ सेल फ्रीक्वेंसीज ऐसी हैं जहाँ पे एक्सपेक्टेड सेल फ्रीक्वेंसी क्या है, लेस देन 5 है। तो कौन सी है वो हम आइडेंटिफाई करें, तो हम देख रहे हैं भाई एक सेल यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड सेल फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 है, इसी तरह से इसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है, लेस देन 5 है। ठीक है, तो अगर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैलकुलेट करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, 3 होगा, क्यों, r इज इक्वल टू 4, s इज इक्वल टू 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज r माइनस 1 इंटू एस माइनस 1। ठीक है, तो 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है यहाँ पर, 3 है। क्लियर। अब हम देख रहे हैं भाई दो सेल फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 है तो हमें पूलिंग करनी है, तो मैंने पूलिंग बताया, या तो हम क्या करेंगे एडजेसेंट सेल में क्या करेंगे, उसे एडजस्ट करेंगे। तो एडजेसेंट सेल में जब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या करना होगा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को भी एडजस्ट करना होगा। तो जो अब नई सेल फ्रीक्वेंसीज बनेंगी, अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, पहली अगर इस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इस फ्रीक्वेंसी को क्या किया जा सकता है, इस सेल में एडजस्ट किया जा सकता है, या फिर इस सेल में एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं। मैंने क्या किया, सपोज इस सेल पे एडजस्ट किया, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई 7 + 5, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हो गई, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हो गई 10। क्लियर। इसी तरह से सेकेंड वाली जो ये है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इसे इधर एडजस्ट कर दिया, तो ये 19 एंड करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 4। सो हियर नंबर ऑफ पुलिंग्स आर 2। okay, so adjusted degree of freedom will be total degree of freedom minus number of poolings, that is equal to 1। clear। पूलिंग समझ में आया सबके। अगर सर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी अगर 5 से कम होगी तो भी यही केस करना है। हाँ, जब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 है तो ओबियस है भाई उस केस में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी लेस देन 5 आएगा। ठीक है, यस सर। तो वो करना ही करना पड़ेगा पूलिंग। तो ये तो था काई स्क्वायर टेस्ट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है, येट्स करेक्शन। अब येट्स करेक्शन क्या होता है, देखो अभी तक हम पूलिंग कर रहे थे, ठीक है, तो जैसे इसी केस में है, अब इस केस में तो ये कंटिंजेंसी टेबल 4x2 की है, ठीक है, तो इसके लिए तो हम ब्रांड एंड स्नेटकर्स फार्मूला यूज करते हैं, तो इतना डिटेल में तो नहीं आता है एग्जाम में, येट्स करेक्शन पूछ लिया जाता है। अब येट्स करेक्शन क्या होता है इसे थोड़ा सा समझिए। सपोज हमारे पास क्या है, 2x2 कंटिंजेंसी टेबल है, ठीक है, यानी ये A1 A2 B1 B2, ये हमारी सपोज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है 6, यहाँ है 8, यहाँ है 10, यहाँ है 12 सपोज। ठीक है, इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 4 आ गई, इसकी 7, इसकी 11, इसकी 13। ठीक, अब जब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आप कैलकुलेट करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1। क्लियर, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1। अब लेकिन प्रॉब्लम है, सेल फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड सेल फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 5,
E11 इज लेस देन 5, तो हमें क्या करना होगा, इसे पूल करना होगा। तो चलो पूल कर लिया, पूल किया तो ये 14 एंड 11। अब लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैलकुलेट करेंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, 1 माइनस नंबर ऑफ पोलिंग्स, नंबर ऑफ पोलिंग्स इज 1, एक पोलिंग हमने की है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। और 0 पे पता है भाई काई स्क्वायर डिफाइंड नहीं है, काई स्क्वायर इज डिफाइंड ओनली इज व्हेन n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्लियर है, मैंने बताया था n क्या है, सैंपल साइज है, सैंपल साइज 0 नहीं हो सकता है। क्लियर। तो n इक्वल टू 0 पे ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट हमें मिलेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए येट्स ने एक सॉल्यूशन दिया, येट्स करेक्शन इसे हम कहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई हम क्या करें, सिंपली अगर सपोज ये ए बी सी डी इस तरह की कंटिंजेंसी टेबल है, तो यहाँ पर हम 0.5 एक फ्रैक्शन ले लें, 0.5 इसे ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें। इस तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट करें कि जो टोटल होगा, जो रो टोटल होगा या कॉलम टोटल होगा या फिर ग्रांड टोटल होगा। जैसे इस केस में कॉलम टोटल है ए प्लस सी बी प्लस डी, रो टोटल है ए प्लस बी एंड सी प्लस डी। तो हम क्या करें भाई, ए में 0.5 या 1/2 ऐड करें। ए में हमने क्या किया, 1/2 ऐड किया, तो बी में क्या कर लेंगे, 1/2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सो दैट रो टोटल विल बी नॉट अफेक्टेड। इसी तरह से कॉलम टोटल भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो सी में क्या करेंगे, 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, डी में 1/2 ऐड कर देंगे। तो हम देख रहे हैं भाई 1/2 ऐड करने से क्या हुआ, सेल्फ फ्रीक्वेंसी की जो प्रॉब्लम है ये हमारी ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, स्मॉल वैल्यूज के लिए सॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, काई स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस प्रोसीजर इज नोन एज येट्स करेक्शन। क्लियर है। क्या करना है, एक सेल में अगर 1/2 ऐड करना है तो दूसरी उसके करस्पॉन्डिंग एडजेसेंट सेल में क्या करेंगे, 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे इस केस में यहाँ पर हमने 1/2 ऐड किया है, तो इसके एडजेसेंट सेल में 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर। अब इसी तरह से अगर यहाँ पे 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके एडजेसेंट सेल में क्या करना होगा, फिर 1/2 ऐड करना होगा। क्लियर। तो ये तो था का स्क्वायर टेस्ट। सर हाँ अगर हम लोग मान लीजिए अगर 4 है सेल्फ फ्रीक्वेंसी, अगर हम लोग उसमें 0.5 ऐड भी करेंगे तो वो 4.5 होगा, जो कि अभी भी लेस देन 5 है। हाँ, लेकिन उसका उसका ये होगा ना, जो टोटल टोटल आप कैलकुलेट करोगे, टोटल में वो एडजस्ट होगा ना। तो फिर अगर मैम अगर हम लोग ऐसा मतलब कर लिए 0.5 ऐड माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो उसके बाद फिर हम लोग ये एन इंटू ए बी माइनस सी डी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हाँ वो लगेगा, काई वो स्क्वायर फॉर्मूला लगे। कैलकुलेट करने के लिए। हाँ वही फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा इस केस में। ठीक है। ठीक है सर। वो फॉर्मूला क्या होता है वो आप बुक में देख लेना। यस सर। जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैं देखूं अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू इस तरह की फॉर्म में आती है। अभी हमने देखा था ना, ये क्या था, एक फैक्टर तो हमारा यही रहेगा, ए डी माइनस बी सी। ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, जो टोटल है, टोटल में से उसका हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये इसका स्क्वायर होगा। जैसे वहां पर जब हम ओरिजिनल वैल्यूज में कैलकुलेट कर रहे थे तो ए डी माइनस बी सी होल स्क्वायर था। ठीक है। यस सर। अभी हमने देखा था ना ऊपर कहीं। यस सर। यस सर। हाँ ये फॉर्मूला है ना। ठीक है, तो यस इसके सर। जो स्क्वायर टर्म है, इसमें ये टर्म ए डी माइनस बी सी में हम क्या करेंगे, 1/2 ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये इस तरह का फॉर्मूला हो जाएगा। नीचे हमारा डिनोमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर हमारा रहेगा क्योंकि इसमें मार्जिनल में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना। ठीक ठीक है है, तो सर। ये वैल्यूज हमारी सेम रहेंगी। तो ये फॉर्मूला फिर भी एक बार आप कंफर्म कर लेना, बुक में दिया होगा। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला आएगा। तो ये तो था नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में का स्क्वायर टेस्ट। अब नेक्स्ट टेस्ट हम अगर देखें तो जैसे रन टेस्ट की बात कर लें, तो रन टेस्ट क्या होता है। ठीक है, रन रन टेस्ट जनरली बेस्ड अपॉन रन्स। सो यहाँ पर हम रन को डिफाइन करें,
तो रन को डिफाइन कर सकते हैं सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेट सिंबल्स और साइंस। ठीक है, ये शायद इस तरह का एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, व्हाट इज रन। तो रन इज सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेट सिंबल्स और साइंस। ठीक है, अल्टरनेट सिंबल हम ले लें, जैसे सिंबल हम दो सिंबल हमने कंसिडर कर लिए ए बी, या साइन हमने कंसिडर कर लिए माइनस एंड प्लस। तो इस तरह का सीक्वेंस ए बी ए बी ए ए ए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ रन्स निकालने हैं तो सीक्वेंस हम देखेंगे कितने सीक्वेंस हैं। तो पहला सीक्वेंस ये है एक सिंबल का, ठीक है, अल्टरनेट सिंबल का, फिर दूसरा सीक्वेंस ये है। तो ये जनरली इस तरह से हम डिफाइन कर लेते हैं रन्स को। तो यहाँ पर हमने देखा भाई कितने रन्स हो गए, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो नंबर ऑफ रन्स इक्वल टू 6। इसी तरह से प्लस माइनस के टर्म्स में हम देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट रन हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो इस केस में नंबर ऑफ रन्स कितने हो गए, 1 2 3 एंड फोर्थ, आर इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसी रन्स के बेसिस पे ये टेस्ट हमारा इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो कैसे हम इसे परफॉर्म करते हैं, इसका प्रोसीजर, इसके प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो प्रोसीजर में सिंगल सैंपल में अगर हमें रन टेस्ट अप्लाई करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीडियन आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो मीडियन आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, डेटा को, जो भी डेटा हमें गिवन है, जो भी सैंपल ऑब्जर्वेशंस गिवन है, उन सैंपल ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, मीडियन कैलकुलेट हो गया। ठीक है, देन सेकेंड स्टेप में वी हैव टू फाइंड deviations अबाउट मीडियन। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस में से मीडियन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें डेविएशंस मिलेंगे, डिफरेंस मिलेंगे। ठीक, अब ये डिफरेंस क्या हो सकते हैं, दिस डिफरेंसेस आर इधर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तो उस केस में जीरो डेविएशंस को इग्नोर करेंगे। क्लियर, ये भी आप ध्यान रखना, इग्नोर जीरो डेविएशंस। ठीक, और थर्ड में कोड करेंगे। ठीक है, कोड मीन्स लेबल्स हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, यानी ये डेटा क्या होगा, नॉमिनल डेटा होगा, कोड नेगेटिव वैल्यूज with x and positive values, sorry, positive differences with y। ओके, और फोर्थ स्टेप में सिंपली ऑब्जर्व नंबर ऑफ रन्स से आर। ठीक है, तो प्रोसीजर सबके समझ में आ रहा है क्या करना है, हमें कोई भी डेटा गिवन है। ठीक है, अब इसे एग्जांपल से अगर कंसीडर करें, ये एक डेटा गिवन है, तो हमें देखना है भाई ये जो सैंपल गिवन है, ये सैंपल रैंडम सैंपल है या नहीं है। ठीक है, तो जनरली जो रन टेस्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं भाई रन टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट द रैंडमनेस ऑफ ए सैंपल। ठीक है, तो रन टेस्ट क्या यूज होता है, हमें चेक करना होता है कि जो सैंपल हमें गिवन है वो सैंपल रैंडम है या नहीं है। तो इसके लिए हम रन टेस्ट यूज करेंगे। तो सिंपली हमारे पास एक सैंपल गिवन है, तो इसमें हमने रन टेस्ट अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले डेटा को अरेंज कर लेते हैं। डेटा को अरेंज करेंगे तो अब डेटा को अरेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज फाइंड मीडियन। क्लियर,
मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम डेटा को अरेंज कर रहे हैं। तो 3, 5, 6, 7, 9, 10 एंड 11। तो इस केस में मीडियन कितना होगा? मीडियन इज 7, यही होगा। ओके, मीडियन वैल्यू इज 7। अब जो ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है 5, 7, 6, 9, 10, 11, 3। तो मीडियन के अबाउट ये डेविएशन हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू को हम वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 5 को हम वाई से कोट करेंगे, बिकॉज 5 इज लेस देन 7। डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया, नेगेटिव डिफरेंस को हम वाई से डिनोट कर रहे हैं। 0 इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। 6 इसे भी वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। 9 ये पॉजिटिव है, इसे एक्स से डिनोट करेंगे। इसे एक्स से, इसे एक्स से और इसे वाई से। ठीक है, तो अब हम सीक्वेंस देखें, तो सीक्वेंस में एक सीक्वेंस हमें ये सर मिला, एक सीक्वेंस हमें। पॉजिटिव वैल्यू को वाई से और निगेटिव वैल्यू को एक्स से डिनोट करना है ना? हाँ, आप देख लो, वो आप पे डिपेंड करता है वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, आप कुछ चाहो तो, कंपलसरी नहीं है मतलब ऐसा? नहीं ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो सिंपली यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी कंसिडर कर सकते हो। अगर मैं साइन की बात करूँ तो 5 - 7 ये नेगेटिव साइन आएगा। 7 - 7 ये तो ओके जीरो सर। आ गया, इसे हम इग्नोर करेंगे। 6 - 7 दिस इज माइनस। 9 - 7 दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव। 10 - 7 दिस इज पॉजिटिव। 11 - 7 दिस इज पॉजिटिव। 3 - दिस इज नेगेटिव। ठीक है, तो इस केस में भी आप देखोगे नंबर ऑफ रन्स आर इक्वल टू 3। क्लियर? इतना क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पर ये डिसीजन होगा रिजेक्ट H0। दैट मीन्स नल हाइपोथेसिस क्या होगी? नल हाइपोथेसिस दैट द गिवन सैंपल, द गिवन सैंपल इज ए रैंडम सैंपल। क्लियर? रैंडमनेस चेक कर रहे हैं। तो रिजेक्ट H0 इफ, क्या कंडीशन होती है इसके लिए? ये टेबल वैल्यू हमारे पास होगी इफ R इज लेस देन RL लोअर लिमिट, और R दैट मीन्स ऑब्जर्व्ड रन्स आर ग्रेटर देन अपर लिमिट। ठीक है, एंड एक्सेप्ट H0 if R that means observed runs lies between lower limit to upper limit। क्लियर? ये प्रोसीजर तो तब यूज होगा जब n लेस देन इक्वल टू 30 होगा। ठीक है, तो लार्ज सैंपल के लिए R का डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड करेंगे। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ R हम कैलकुलेट करें तो ये n+2/2 होगा, और इसका वेरिएंस अगर कैलकुलेट करें तो ये वेरिएंस होगा n/4 इंटू n-2 अपॉन n-1। ठीक है, सो फॉर लार्ज n वी यूज जेड टेस्ट। हमें पता है भाई, लार्ज सैंपल्स में क्या होगा? लार्ज सैंपल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा क्या होगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस केस में हम नॉर्मल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉर्मल टेस्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे नॉर्मल टेस्ट हमने कल डिस्कस किया था, t माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ t। सो t हियर इज r, दैट मीन्स ऑब्जर्व्ड रन्स। तो ये हो जाएगा r माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ r डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ r। ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे तो जेड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम डिसीजन अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? इतना क्लियर है सबको? सर ये लोअर लिमिट अपर लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये टेबल होती है इसकी, रन रन टेस्ट की टेबल होगी आपके पास। ठीक है, ये आप गूगल कर लेना, गूगल पे आपको टेबल मिल जाएगी रन टेस्ट की। ठीक, तो वहाँ पे इस तरह की टेबल होगी सिंपली, अल्फ़ा 5%, 1% और 10% जो भी वैल्यू है आपकी, और यहाँ n की वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रैकेट गिवन होंगे
इन ब्रैकेट में आर एल और आर यू गिवन होगा। क्लियर? ये टेबल वैल्यू होती है, वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसे। ठीक है, अदरवाइज अगर आपका सैंपल लार्ज है तो या आपको टेबल वैल्यू नहीं प्रोवाइडेड है तो उस केस में आप जेड भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसके बेसिस पे भी डिसीजन अप्लाई कर सकते हो। ठीक, यस सर। तो ये तो था वन सैंपल रन टेस्ट। इसी तरह से अगर टू सैंपल रन टेस्ट है तो टू सैंपल रन टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे? कोई बता सकता है? बेसिकली रन टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं, रन्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो टू सैंपल में रन्स कैसे ऑब्जर्व होंगे, कोई बता सकता है? टू सैंपल प्रॉब्लम में रन्स कैसे ऑब्जर्व होंगे? हम्म, इस टेस्ट को हम वर्ल्ड वोल्फोविट्ज रन टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो दो सैंपल हमें गिवन है। सपोज एक्स हमारा क्या करता है, फर्स्ट सैंपल को बिलोंग करता है और सेकंड सैंपल से हम वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो अब ध्यान देना, जो वन सैंपल टेस्ट था वो तो रैंडमनेस के लिए यूज होता है, टू टेस्ट द रैंडमनेस ऑफ ए गिवन सैंपल। और टू सैंपल टेस्ट में हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं पॉपुलेशंस की, कि जो दो सैंपल हमने कंसिडर किए हैं वो सेम पॉपुलेशन से हैं या डिफरेंट पॉपुलेशन से हैं। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम जनरली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का यूज करते हैं। तो मैंने बताया था आपको पॉपुलेशन कंटिन्यूअस है लेकिन उसका पीडीएफ हमारे पास नोन नहीं है, तो हम सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे इस तरह से हम डेवलप कर लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। ठीक है, यानी हम कह रहे हैं भाई दोनों पॉपुलेशंस क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। ठीक है, यानी दोनों सैंपल्स क्या हैं, सेम पॉपुलेशन से लिए गए हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, अगर स्टेप्स की बात करें तो स्टेप फर्स्ट में कंबाइन बोथ सैंपल्स, कंबाइन बोथ सैंपल्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, एंड आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई which observation belongs to which sample। ठीक है, तो जब आप इस तरह से दोनों सैंपल्स को कंबाइंड करेंगे तो आपको सीक्वेंस मिलेगा सिंपली इस तरह का। मिलेगा क्यों? एक पहला ऑब्जर्वेशन एक्स को बिलोंग करता है असेंडिंग ऑर्डर में, दूसरा भी एक्स को बिलोंग करता है, तीसरा वाई को बिलोंग करता है, चौथा एक्स को बिलोंग करता है ना। तो इस तरह का सीक्वेंस मिला, तो यहाँ पे आपने सिंपली रन्स काउंट कर लिए। तो आर इक्वल टू कितना हो गया इस केस में, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, आर इक्वल टू 7 हो गया। तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन बना सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट सैंपल है हमारे पास, फर्स्ट सैंपल में n1 ऑब्जर्वेशन हैं, सेकेंड सैंपल है n2। ठीक है, तो इस केस में जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ r होता है ये होगा ट्वाइस ऑफ n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस 1, और वेरिएंस ऑफ r होगा 2n1 n2 इंटू 2n1 n2 माइनस n1 माइनस n2 होल डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 इंटू n1 प्लस n2 माइनस 1। ठीक है, तो अगर हमारे पास सैंपल साइज लार्ज है, इफ n1 ग्रेटर देन 25, या यू कह लें n1 n2 greater than or equal to greater than 30, then we can use
जेट टेस्ट। ठीक है, अदरवाइज जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा। इफ आर lies between upper limit lower limit in all lies between lower limit and upper limit, we simply accept h0. In that case the sample, we can say that the sample belongs to same population. Okay, इतना क्लियर है कैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं रेंट टेस्ट? यस सर। अब एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में इस पे बेस्ड प्रॉब्लम आ सकती है, एक न्यूमेरिकल आ सकता है, और मोस्ट प्रोबेबल है कि ये वन सैंपल टेस्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो वन सैंपल टेस्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पर ये टेबल वैल्यू तो कुछ नहीं गिवन होगा, वो कह देगा यू कैन यूज़ नॉर्मल टेस्ट या अप्रोक्सीमेट टेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिख देंगे यूज़ नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, रन्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ रन्स ऑब्जर्व करने हैं कितने रन्स हैं, देन एन आपने देख लिया एन कितना है। ठीक है, एन इक्वल टू सपोज 10 है और नंबर ऑफ रन सपोज आपके 5 हैं। ठीक है, तो सिंपली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर कैलकुलेट करना है, वेरिएंस ऑफ आर कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब ये फॉर्मूला तो गिवन नहीं होगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, है ना? तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो सिंपली आप जेट कैलकुलेट करके उसके बेसिस पे डिसीजन बना सकते हैं। क्लियर? इतना क्लियर है सबको? यस सर। बाकी सभी स्टूडेंट को क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। तो बाकी के कुछ और टेस्ट हमारे रह गए हैं तो इन्हें वन बाय वन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पे बुक अगर आप देखें तो बुक शायद मैंने आपको पहले एक बुक बताई थी, ये